अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। कई जुमा से बच्चों की तरबियत के बारे में, उनकी मेंटरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये पहले बता रहे हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हम पहले बच्चे को समझें कि बच्चा होता क्या है, किस तरह से बच्चा पढ़ता है, किस तरह से लिखता है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत डेप्थ में ना मालूम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलसिले में बेसिक मालूमात पेरेंट्स को और टीचर्स को होना ज़रूरी है, वरना बहुत अच्छे बच्चे होंगे, बेहतरीन बच्चे होंगे, हम उसको ना समझने की वजह से उन बच्चों को हम ज़ाया कर देंगे। याद रखिए, सारे पेरेंट्स से कह रहा हूं मैं, बच्चे बहुत बड़ी नेमत हैं। अगर बच्चों की आपने सही तरबियत कर ली तो आपको दुनिया और आखिरत के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। खुदा ना खास्ता आपने दुकानों पर मेहनत किया, इकोनॉमिकल तौर पर आप साउंड हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चों की तालीम, एजुकेशन और उनकी तरबियत ठीक नहीं की तो आपका सब कुछ, सारी मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी। लास्ट जुमा मैंने आपको बताया था कि बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस अलग अलग तरह की होती है। हर बच्चा एक इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट नहीं होता, कोई बच्चा किसी इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट होता है, कोई बच्चा किसी इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट होता। अगर हम नहीं समझेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे को भी हम वीक समझकर उसको ज़ाया कर देंगे। गुज़िश्ता जुमा मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह की इंटेलिजेंस बच्चों के अंदर होती है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पेशल, नेचुरल इंटेलिजेंसी। तो हम देखना है कि हमारा बच्चा किस इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, तब हम उसको तय कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह से इसकी तरबियत करना है। हम फील्ड चुनना चाहते हैं अपने बच्चे की। सब माँ बाप को बस दो बातें मालूम है, किसी को भी पूछो आप क्या बनाना चाहते हैं बच्चे को, तो कहते हैं कि दो जुमले याद हैं, दो वर्ड याद हैं हमारे पेरेंट्स को। आप किसी को पूछो, अभी तक बहुत लोगों को मैं पूछ चुका हूं, या तो कहेंगे कि डॉक्टर, अगर मिस हो गया तो इंजीनियर। हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि दुनिया में और कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं जिसमें बच्चा तरक्की कर सकता है। और खुदा ना खास्ता आपका बच्चा लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट ना हो और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट ना हो, इसका कॉम्बिनेशन ना हो, तो आपका बच्चा डॉक्टर बनने की वो सलाहियत नहीं रखता। अगर खुदा ना खास्ता उसने मैथ्स में और साइंस में मार्क्स कम ले लिए तो गया वो। हमारी पूरी उम्मीदें फिर जाएंगी, उम्मीदें हमारी पूरी खत्म हो जाएंगी। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत डल है। गलत काम किया आपने। एक बच्चा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी का है, उसको आप मेडिकल में ले जाना बेवकूफी की बात है। आप देखिए कि बच्चा कौन सी इंटेलिजेंसी का है। मकसद यह होना चाहिए कि बच्चा इस दुनिया के अंदर एक अजीम काम करने के लायक बने और दुनिया में लोगों को, इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लायक बने। तो इसकी तफसील के साथ, इंटेलिजेंसीज की तफसील के साथ मैं और जुमा में बयान करूंगा इंशाल्लाह कि हम लोगों को स्ट्रीम्स कैसे सेलेक्ट करना है बच्चों की। छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है,
हमको उसकी स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। उसको कैसे करना मैं आइंदा जुमा में बताऊंगा। कल लास्ट जुमा एक चीज और बताई थी मैंने, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। वो ये थी कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चा स्कूल के अंदर रीडिंग में कमजोर है, राइटिंग में कमजोर है, या बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो रीडिंग में पोर है और राइटिंग में वो कमजोर है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है कि उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो जिसकी वजह से रीडिंग राइटिंग में वो पोर हो रहा है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता जुमा भी मैंने मिसाल दी थी। एक बच्चा आप समझ लीजिए फिजिकली बहुत फिट है, अच्छा कराटे सीखा है, अच्छी रनिंग करता है, रनिंग चैंपियन है समझ लीजिए आप सोचिए अगर उसको बुखार आ जाए और जब बुखार आ गई हो तो उस बच्चे को आप रनिंग रेस में लेकर जाएं तो क्या वो अपना परफॉर्मेंस कर पाएगा? चूंकि उसको बुखार आ गया है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर परफॉर्मेंस करने की सलाहियत नहीं है। दरमियान में एक बुखार आ जाने की वजह से, एक डिसेबिलिटी आ जाने की वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं कर सकता जो पहले कर रहा था। जैसे ये फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, इसी तरह कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज भी होती हैं जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। क्या होता है वो, कैसे होता है? देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं। हमारे यहां हम 5 सेंसेस हैं हमारे। हम टच करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम टेस्ट करते हैं। ये सारे सेंसेस से जो जब हम कोई गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो ये गर्म जो महसूस होता है वो कैसे महसूस होता है? वो हमारा दिमाग फील करता है। हम जो देखते हैं वो हमारा देखने की जो चीज असल जो देखता है वो हमारा दिमाग देखता है। सुनता है तो हमारा दिमाग सुनता है। तो होता क्या है, जब हम किसी चीज को टच करते हैं, कोल्ड हार्ड चीज को टच करते हैं, तो जहां हमने टच किया वहां से लेकर ब्रेन तक कुछ न्यूरोमीटर्स चले गए हैं, नर्व्स चले गए जिनको न्यूरोमीटर्स कहते हैं। वहां से न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर। वो आपको मैं बहुत तफसील के साथ नहीं बताऊंगा, आपकी जबान में समझा रहा हूं जिससे आप जल्दी समझ जाएं। जैसे आप टच करते हैं वो न्यूरोमीटर्स के अंदर से न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स वो मैसेज को लेकर दिमाग तक जाते हैं। इस जो मैसेज को लेकर दिमाग को गए तो दिमाग फील करता है कि यह हॉट है या कोल्ड है। बिल्कुल इसी तरह आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा तो आंख से लेकर आपके दिमाग तक कुछ नर्व्स चले गए हैं, न्यूरोमीटर चले गए हैं। उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स वो मैसेज को लेकर जाते हैं और उससे दिमाग देखता है। कोई आवाज सुनते हैं आप तो वो आवाज क्या है, वो आवाज को लेकर वो न्यूरॉन जाते हैं और वो दिमाग उसको समझता है कि ये आवाज क्या है। कभी कभी ये जो न्यूरॉन जाते हैं उसकी अपनी एक स्पीड है, एक नॉर्मल स्पीड है। इसको थोड़ा और दूसरी तरह से समझिए। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि बल्ब जलता है। आप एक बड़ी वायर लेते हैं, आपके प्लग में लगाते हैं और स्विच ऑन करते ही वो बल्ब ग्लो करता है। कैसे करता है? जैसे स्विच ऑन करते हैं
उस वायर में से, उस कॉपर की जो वायर है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो पास होता है और वो बल्ब तक पहुंचता है और बल्ब ग्लो करता है। जिस तरह से इधर आपने क्या स्विच ऑन किया, ऑन करते ही वो इलेक्ट्रॉन्स पास होकर जब लाइट में जाते हैं, जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो करता है, और जब ऑफ कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स पास होना रुक जाता है, तो वो भी ऑफ हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो पास होते हैं उसकी एक स्पीड है, वोल्टेज है, कितने वोल्टेज में वो जाएगा। अब अगर लो वाट्स का बल्ब है, हाई वोल्टेज में, बहुत ज्यादा वोल्टेज में क्या आ गया, करंट पास हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, तो आपका वो बल्ब बर्न हो जाएगा। अच्छा, जो वोल्टेज में पास होना था उस वोल्टेज में पास नहीं हुआ, स्लो हो गया, लो वोल्टेज में पास हुआ, आपका बल्ब तो जलेगा लेकिन ब्लिंकिंग शुरू कर देगा। जल रहा है, दिख भी रहा है, आप देखते हैं कभी कभी ब्लिंकिंग होती है जी। नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल वोल्टेज जो उसके लिए जितने वाट्स का करंट चाहिए उतने वोल्टेज में अगर करंट पास हो रहा है, नॉर्मल वोल्टेज, तो वो ठीक से ग्लो करेगा। बिल्कुल इसी तरह बात अल्लाह ताला ने, अल्लाह का अजीब निजाम है कि अल्लाह ताला ने हम जो टच करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, उसको वो न्यूरोमीटर से, वो जैसे वायर होती है हमारी, उसी तरह से नर्व्स होते हैं, उसको न्यूरोमीटर्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी तरह से उसमें न्यूरॉन्स हम बोलते हैं, उसकी तफसील, बहुत तफसील नहीं चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स मैसेज को ले जाते हैं, उनकी एक अपनी नॉर्मल स्पीड अल्लाह ताला ने तय किया। अगर उसी स्पीड में वो न्यूरॉन जा रहे हैं तो जो देखा बच्चे ने उसको उसी तरह से समझता है, कंफ्यूज नहीं होता है। जो सुना उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, जो टच किया जल्दी कंफ्यूज नहीं होता है। अगर स्लो हो गया तो वो बच्चा देखता तो है, सुनता तो है, और टच करे तो फील भी करता है, ऐसा नहीं कि फील नहीं करता। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे जिस तरह से प्रॉपर फील करते हैं उनके मुकाबले में इसको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। यह जो प्रोसेस होता है इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं बॉडी के अंदर। अब ये कैसा होता है, ब्रेन है, ब्रेन से आंखों के पास भी नर्व गए हैं, कानों के पास भी गए हैं, पूरी बॉडी में भी गए हैं। जरूरी नहीं कि हर तरफ के नर्व सिस्टम में न्यूरॉन्स, हर तरह के न्यूरॉन में प्रॉब्लम हुआ हो, किसी एक एरिया में प्रॉब्लम होगा। जिस एरिया में प्रॉब्लम होगा बच्चे को उस एरिया में काम करना मुश्किल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर कुछ डिफिशिएंसी है, यानी देखने में कुछ डिफिशिएंसी है, दिखता तो उसको प्रॉपर दिखता है लेकिन थोड़ा सा ब्लरनेस रहता है, उसको मालूम नहीं होता वो ब्लरनेस है बोलकर, लेकिन थोड़ा सा ब्लरनेस रहता है, उसका परसेप्शन जो है वो ब्लर रहता है। इसी तरह एडिटोरियल प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होता है, पेन में कुछ प्रोसेस प्रॉब्लम होता है। तो जिस एरिया में प्रॉब्लम होता है तो उस एरिया में बच्चे को काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसको कुछ चीजें जो 5 सेंसेस है हमारे, रीडिंग, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और अटेंशन में, हमको वो प्रॉपर रहना जरूरी है। कभी कभी किसी एरिया में प्रॉब्लम हो गया तो हमको, बच्चे को लर्निंग करने में प्रॉब्लम होता है, इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज है उसका मतलब यह नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट वो होता है लेकिन वो बच्चा थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से
स्कूल के रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, हम उसको क्या समझ लेते हैं? बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है समझते हैं। यह सबसे बड़ी हमारी गलती है। जिस तरह से बुखार क्यूर हो जाती है, दूसरी बीमारियां, फिजिकल बीमारियां क्यूर हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटीज की भी कई बीमारियां हैं, वो भी क्यूर हो सकती हैं। अब कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं जनरली? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको हम शरीर बच्चे कहते हैं। शरीर बच्चे हम किसको कहते हैं? जो इंपल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, यानी वो बच्चे जो किसी चीज पर, पढ़ने पर, किताबों पर अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाते, एक जगह नहीं बैठेंगे, पढ़ेंगे नहीं, किताब खोलेंगे दूसरा काम करेंगे, एक जगह फोकस नहीं रहेगा, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, रैपिडली वो अपने अटेंशन को चेंज करते रहेंगे। लिहाजा घरों में वो बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए तो किसी को नोच दिया, पढ़ाई हो रही है उसको नोच दिया, कोई चीज उठाकर फेंक दिया, टेबल पर चढ़ गया, टीचर आई, सब बच्चे बैठकर प्रॉपर पढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे फोकस कर रहे हैं, ये दूसरे काम में लगा हुआ है। घर में बैठे हैं आप, घर के अंदर वो आप एक काम बोल रहे हैं, वो दूसरा काम कर रहा है और आपको परेशान कर दे रहा है, एक जगह बैठता नहीं है, एक काम नहीं करता है, वो प्लेट फोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया। आप ऐसे बच्चों के लिए आप शरीर बोलते हैं। टीचर्स का फोन आता है घर से, आपका बच्चा क्लास के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, सब कुछ सता रहा है, आपका बच्चा बहुत शरीर है। टीचर 10 मरतबा समझाती है, इसके वो कहता है कि हाँ इसके बाद मैं नहीं करूंगा, वो बैठ जाएगा। ऐसे बच्चे को आप शरीर कहते हैं। वो बच्चा शरीर नहीं होता है, वो इंपल्सिव बिहेवियर का बच्चा है, उसको एक बीमारी है, उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको ADHD कहते हैं। ADHD, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हम इसको शरीर बोलते हैं। अब आगे क्या है मैं बताऊंगा। इसी तरह आपका बच्चा रीडिंग में कमजोर होता है, सारे काम करता है, ओरल अच्छा कर रहा है। बहुत से लोगों को शिकायत है कि बच्चा ओरली बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन रीडिंग नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि आप उसको कमजोर ना मानो, आपके बच्चे को एक बीमारी होगी, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा जो बहुत आसानी के साथ क्यूर किया जा सकता है। और इसको क्यूर न करने की वजह से हम अपने बच्चे की जिंदगी को जाया कर देते हैं, उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। एक और लिखने में प्रॉब्लम है, बच्चा लिख नहीं पाता ठीक से, रिवर्स लिखता है, सही लिख नहीं पाता, उसको लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आप उसको पोर नहीं कहो, कमजोर ना कहो, उसको एक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। बाद बच्चे मैथ से भागते हैं, मैथ कर नहीं पाते, आप एडिशन उनको सिखाए, 10 मरतबा सिखाए, भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। आप उनको कमजोर ना कहिए, वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, उसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे बच्चे के अंदर अगर कमजोर, स्कूल के अंदर पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है बच्चा, तो उसको डांटने के बजाय, उसको मारने के बजाय, उसको डिप्रेस करने के बजाय हमें उसके बारे में देखें कि इस बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अब वो आपको नहीं मालूम हो रहा है तो आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। स्कूलों के अंदर टीचर्स को आजकल इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और खुशनसीब है वो पेरेंट जिनको ऐसी स्कूल्स मिल जाएं
जिन स्कूल्स के अंदर टीचर्स की इसकी ट्रेनिंग करवा दी जाती है, वो बच्चे जाया नहीं होते। अब मैं आता हूं आपको एक डिसऑर्डर के बारे में बताने के लिए, एडीडी एडीएचडी। ये एडीडी एडीएचडी क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि हम उस बच्चों को शरीर कह देते हैं, वो उन बच्चों के साथ यही होता है कि जो उनके न्यूरॉन्स के पास होने का सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, वो प्रॉपर नहीं होता है, वो उसके अंदर डिस्टरबेंस रहता है। या तो इंफॉर्मेशन फास्ट आ रहा है या तो इंफॉर्मेशन स्लो आ रहा है, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर बेचैनी पैदा होती है। जैसे आप अगर स्लो इलेक्ट्रॉन्स आए तो जिस तरह से आपका लाइट बल्ब ब्लिंकिंग करता है, इसी तरह उस बच्चे को भी उसकी ब्लिंकिंग होती रहती है, उसको इंपल्सिव बिहेवियर और बेचैनी होती है, तो वो अटेंशन को फोकस नहीं कर सकता। अब अटेंशन किसे कहते हैं सुन लीजिए, कैसे अटेंशन में किस तरह से बच्चा डेवलप होता है। मां के पेट से बच्चा पैदा हुआ, 3 तरह के अटेंशन है और 3 उम्र में 3 स्टेजेस में वो चेंज होते हैं। मां के पेट से बच्चा पैदा हुआ, उस वक्त से लेकर जब तक कि वो लेटा रहता है, पलटता नहीं है, अभी टॉडलिंग शुरू नहीं करता है, रेंगना शुरू नहीं करता, उससे पहले तक अल्लाह ताला ने उसका निजाम यह बनाया है कि उसको एक्सक्लूसिव अटेंशन अल्लाह ताला देते हैं। उसको एक्सक्लूसिव अटेंशन का मतलब यह है कि वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपना अटेंशन फोकस करता है और चेंज नहीं कर पाता। आप कोई खिलौना हाथ में दे दिया तो वो उसको उसी को देखता रहेगा, फिर दूसरे तरफ उसको लाना है बच्चे को, तो कोई स्ट्रांग स्टिमुली चाहिए, तहरीक चाहिए। इसीलिए छोटे बच्चों को मुतवज्जे करने के लिए माएं ताली मारते हैं। अब जब जोर से ताली मारेंगे, बच्चा ये स्टिमुली है उसके लिए, तो वो उधर अपना अटेंशन फोकस करता है, और फिर मां को देख रहा है तो मां ही को देखता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली, किसी एक चीज पर वो अपना अटेंशन फोकस करता है। अब जब बच्चा पलट जाता है, उसकी उम्र इतनी हो जाती है, 6 महीने के बाद वो पलट जाता है। पलटने के बाद जब रेंगना शुरू करता है, टॉडलिंग शुरू करता है, तो आप उस बच्चे को देखिए, अब वो बच्चा एक फिजिकल दूसरे स्टेज में टॉडलिंग में चला गया, वो इंक्लूसिव अटेंशन अल्लाह ताला उसको देता है। वो क्या? वो कभी भी एक चीज पर अटेंशन नहीं कर सकता, कभी इसको उठाता है, कभी उसको उठाता है, कभी वहां जाता है, कभी यहां जाता है, जो टॉडलिंग करते हैं बच्चे। इसी वजह से टॉडलर जो बच्चे होते हैं उनको संभालना माओं को बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी माएं अकेली घर में रहती हैं, तो उनको कुछ काम करना होता है, तो बच्चे को हाल में छोड़ दिया, तो वो बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे, इधर से उधर टॉडलिंग कर रहे हैं वो बच्चे, तो मां को उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत उसको निगरानी करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सी माएं किचन रूम में जा रही हैं तो हाल में छोड़कर जा नहीं सकते, तो एक डोरी से बनकर उसके पैर को एक कहीं किसी ऑब्जेक्ट से बांध देते हैं ताकि वो इतने में घूमे, वरना आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो कभी सोफे के नीचे नजर आएगा, कभी कहीं और नजर आएगा, कहां गया मालूम नहीं होगा, इसलिए कि वो रैपिडली अपने अटेंशन को चेंज करते रहता है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव अटेंशन। कई चीजों को एक साथ, किसी एक चीज पर रुक ही नहीं सकता वो। अब जब बच्चा खड़े होने लगता है, ये उम्र को होता है कि वो खड़े हो रहा है और अपने ऊपर बैलेंस उसको हो रहा है। बैलेंस जब उसको खड़े होने के लिए उसको बैलेंस चाहिए, अब वो खड़े होकर चलने लगता है, तो अल्लाह ताला का निजाम यह है कि ये बच्चा पहले एक्सक्लूसिव अटेंशन में था, टॉडलर होकर इंक्लूसिव अटेंशन में आ गया था। अब जब खड़ा होकर चलने लगता है बच्चा, तो वो
सेलेक्टिव अटेंशन में जंप करता है। सेलेक्टिव अटेंशन का क्या मतलब? सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब यह है कि उसका जो अटेंशन है वो उसके इरादे के साथ, उसके विल के साथ के कंट्रोल में रहता है। पहले जो होता है उसका विल के कंट्रोल में नहीं होता, अब उसके विल के कंट्रोल में होता है। अब वो बच्चा जिस चीज पर अटेंशन करना चाहता है उस पर अपने अटेंशन को फोकस करना चाहे तो कर सकता है, और जितनी देर तक करना चाहता है करता है। फिर वहां से अपने इरादे से दूसरी तरफ चेंज होता है, अपने इरादे से तीसरी तरफ अपने अटेंशन को चेंज करता है, तो उसका अटेंशन उसके कंट्रोल में होता है। इसको सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे के लिए सेलेक्टिव अटेंशन की जरूरत है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए सेलेक्टिव अटेंशन होना जरूरी है कि जब वो बच्चा पढ़ना चाहे तो देखकर वो पढ़े। अब टीचर पढ़ा रही है उसकी तरफ फोकस करे, ये जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, सुन लो, आपको बोलता हूं। जो बच्चा एक्सक्लूसिव अटेंशन से पलटने के बाद, टॉडलिंग में आने के बाद इंक्लूसिव अटेंशन में आना था, उस उम्र के बच्चे, जिस उम्र में वो दूसरे बच्चे एक्सक्लूसिव अटेंशन से इंक्लूसिव अटेंशन में जंप करते हैं, सब बच्चे जंप करते हैं। बाज बच्चे क्या होते हैं, वो स्टक कर जाते हैं, उनका अटेंशन स्टक हो जाता है, वो जंप नहीं कर पाते, इंक्लूसिव में नहीं आते। अब टॉडलिंग के वक्त इंक्लूसिव में था, मिसाल के तौर पर, अब चलने लगा तो उसको सेलेक्टिव अटेंशन में आना था, वो बच्चा इंक्लूसिव अटेंशन ही में स्टक हो जाता है और वो जंप नहीं कर पाता है। जंप नहीं किया तो क्या होता है, बच्चा 3 साल का होने, 4 साल का होने के बाद भी वो टॉडलर जिस तरह से इंक्लूसिव अटेंशन के काम करता था वैसे ही ये भी करते रहता है, तो ये स्टक हो जाता है, सेलेक्टिव अटेंशन में जंप नहीं करता। इसको मैच्योरेशनल लैग कहते हैं, गैप हो गया। आम दूसरे बच्चे जंप कर गए थे, ये बच्चा जंप नहीं किया। अब लिहाजा वो बच्चा जब इसमें आता है, बड़ा हो गया, क्लास में गया, तो क्लास में जाने के बाद उसको बैठकर फोकस करना चाहिए था तालीम पर, एजुकेशन पर। वो फोकस नहीं कर पाता है, बल्कि आपका जो टॉडलर जैसा कर रहा है वैसा ही उसका इंपल्सिव बिहेवियर है। इसी को हम अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। अब जिस बच्चे को अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर होगा, वो बच्चा शरीर हम कहने लगते हैं उसको, ऐसा शरीर नहीं है, वो जानबूझकर नहीं करता है। वो आप जब उसको नसीहत करते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो तय कर लेता है कि मैं नहीं करूंगा ही, लेकिन फिर वो अनजाने में वो सब कुछ करता है जो एक टॉडलर करता है। अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो ये बड़ा ऐसा ही हो जाता है, और जब बड़ा ऐसे ही बड़ा हो गया तो ये बच्चा अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर का ही रहता है। अब बहुत से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में वो जंप कर जाता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे, वो दूसरा आगे पीछे क्लास के अंदर किया, सबने शरीर शरीर कहा, तो बच्चे ने अपने सबकॉन्शियस में समझ लिया कि मैं शरीर हूं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मां ने उसको मारा था तो वो समझता है कि मैं नालायक हूं, अपने आप को नालायक समझ लेता है। बाप ने उसको डांटा था, वो डिप्रेशन में चला जाता है। इस तरह से वो तालीम से दूर हो जाता है। बताओ कि हमारे सिर्फ ना समझने की वजह से हमने अपने बेहतरीन इंटेलिजेंट बच्चे को जाया कर दिया। अब वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, या पढ़ता भी है तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, अब वो बच्चा पढ़ने के लायक नहीं रहता। अब वो ड्रॉप आउट होकर किसी वर्कशॉप में चला गया, कहीं मैकेनिक बन गया, फला मैकेनिक बना तो बेहतरीन मैकेनिक बना वो, अगर उसको इंटेलिजेंट नहीं होता तो इतना बेहतरीन मैकेनिक कहां से बन गया वो। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये ADD ADHD क्या होता है। और इसी तरह से
डिसलेक्सिया क्या होता है। आइंदा जुमा मैं बताऊंगा कि एडीडी एडीएचडी के कॉजेस क्या होते हैं। हम अपनी घर के सही एनवायरनमेंट के ना होने की वजह से हम ये बच्चों को इन प्रॉब्लम्स में मुब्तला कर देते हैं। अगर हमारे बच्चों के खाने का निज़ाम, हमारे बच्चों के सोने का निज़ाम, हमारे बच्चों के जागने का निज़ाम और कपड़ों का निज़ाम, हमारे बच्चों के तरबियत का निज़ाम अगर ठीक होगा तो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज में नहीं होगा। हम अपने बच्चों के खाने, पीने, सोने, जागने और दूसरी चीजें, उनकी हया, इसकी फिक्र नहीं करते तो ये बच्चे इस तरह के हो जाते हैं। एक तो इस वजह से होते हैं। अब इसका इलाज कैसा होगा? इलाज बहुत आसान है इसका। अगर आप सही तौर पर उसका सही इलाज करेंगे, मारने तोड़ने उनको डांटने के बजाय, उनको शरीर कहने के बजाय अगर इलाज करेंगे तो पढ़ने के लायक होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। कोरोना वायरस का ज़माना गुजर रहा है, बच्चों का ख्याल कीजिए, बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल्स नहीं खुले हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं तो वह पढ़ने से दूर हो जाएंगे, फिर उनका मिजाज बिगड़ जाएगा। आइंदा जुमा मैं एडीडी, एडीएचडी, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज के कॉजेस क्या होते हैं, ये क्यों ऐसा बच्चे होते हैं, इन बच्चों का इलाज कैसा होता है और इनकी तरबियत कैसी होती है, इसके बारे में बताएंगे। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।